Hello friends, welcome to Nitin online class. In the last video we discussed the role of French Revolution in the emergence of nationalism, and afterwards we also experienced, we also saw the um, civil code of 1804 of Napoleon, or it is also known as Napoleonic Code. We have discussed the important points of this. Now today we are going to discuss the making of nationalism in Europe. Means I have already told you the definition of nationalism. Now we would see how this nationalism developed in Europe, like the countries like the Germany, UK or Britain, or France. They were not the same as they look now. There was a lot of activity, um, lot of scenarios were there under which they had to pass by, and now they have finally got that shape. So we would see in this segment of the chapter how this nationalism emerged in Europe. So, first, if you see this, the third line, what we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons. मतलब ये सारी कंट्रीज जो है छोटे छोटे किंगडम्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे कैंटन्स में, मतलब छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड थी. एंड रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, और उनके रूलर्स के ऑटोनोमस टेरिटरी थे, मतलब अपने आप में वो फ्री टेरिटरीज को ऑपरेट करते थे, किसी के अंडर में नहीं रहते थे. तो इस तरह से क्या होता था, एक डाइवर्सिटी रहती थी, लोग अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे. दे यूज टू फॉलो द डिफरेंट ट्रेडिशन. देयर वाज नथिंग कॉल्ड यूनानिमस, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सॉलिडारिटी. सो हर हर कोई अपना अलग 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 सबका डायरेक्शन अलग था, सबकी विचारधारा अलग थी, सबके आइडियोलॉजी अलग थी. उनको किसी एक चीज़ में जो उनको रोके रखता था वो था कि वो अपने राजा के प्रति निष्ठा रखते थे, मतलब जो भी उनका राजा है बस उसके प्रति वो निष्ठा रखते थे, बस यही था. अदरवाइज़ कोई नेशनल नेशनल फीलिंग नहीं थी, किसी किसी के अंदर किसी तरह के कोई सिटीजनशिप वाली फीलिंग नहीं थी. तो इसकी वजह से वो लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे. बट अब हम देखेंगे कि किस तरह से वो फिर एक हुए, या किस तरह से एक राष्ट्र के रूप में उनका उदय हुआ. तो सबसे पहले देखो, उस समाज में द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. देखो, न्यू मिडिल क्लास जो एक क्लास उभर के आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल था वो न्यू मिडिल क्लास का था. जो थर्ड स्टेट्स के अंदर जो एजुकेटेड लोग थे, दी लॉयर्स, दी डॉक्टर्स और टीचर्स, ये सारे जो पढ़े लिखे लोग थे, इनका एक वर्ग, एक और जो बिजनेस पर्सन्स थे, इनका एक वर्ग निकल गया, उसको मिडिल क्लास के रूप में जाना जाता है. सो मिडिल क्लास वाज द मेन रीज़न वाई दिस नेशनलिज्म कुड एमर्ज इन यूरोप. कि मिडिल क्लास को ही इस ज़रूरत का आभास हुआ कि हमें एक एक राष्ट्र के रूप में उभर के आना पड़ेगा. क्योंकि देखो, जब कोई राष्ट्र को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड करने में बहुत मुश्किल आती है. तो जो बिजनेस क्लास लोग थे उनके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि हर अगर आपको ट्रेड करना तो आपको एक एरिया में फिर टैक्स देना पड़ेगा, फिर वंस यू क्रॉस द टेरिटरी यू हैव टू पे द टैक्सेस अगेन. इन ऑर्डर टू एंटर एनी अदर टेरिटरी यू हैव टू पे टैक्सेस. सो this goes on. So they required a nation, they required something that could enable them to pay tax once, and they could ट्रेड. सो मतलब उनकी ट्रेड को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए भी एक राष्ट्र की ज़रूरत थी. तो हम देखेंगे न्यू मिडिल क्लास का क्या रोल था. सबसे पहले समझते हैं कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है. एरिस्टोक्रेसी मतलब जो एलिट क्लास होती है, जो जो द पीपल हु हैड लैंड्स देयर, मतलब जिनके पास बहुत भारी मात्रा में लैंड्स थी, बहुत भारी मात्रा में वेल्थ थी, उनको एरिस्टोक्रेट बोलते हैं. तो ये लोग बहुत ही कम थे. देखो, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates मतलब प्रॉपर्टी उनके पास बहुत सारी होती थी इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो इन द टाउन हाउसेस. अब देखो उनके बारे में ये सारी फीचर्स है उनके कि क्या क्या करते थे वो. दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was
हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। ये ध्यान देना है कि जो अरिस्टोक्रेसी थी वो एक स्मॉल ग्रुप में मौजूद थी, मतलब उनका जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ peasantry टू द वेस्ट। द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स। मतलब जो उस कॉन्टिनेंट यूरोप की जो ज़्यादातर जनता थी वो क्या थी, वो पीसेंट्री थी। मतलब वो थर्ड स्टेट्स के पीसेंट्री में आते थे, मतलब जो छोटे किसान थे, छोटे फार्मर्स थे, छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग थे, वो उन सब की मेजॉरिटी थी वहाँ पे। ठीक है। अब देखो, इसके जो नया मिडिल क्लास उभर के आया उसके पीछे एक रीज़न था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियल द लाइंस दैट आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन, यू जस्ट सी दैट। तो इफ़ यू सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में लगभग 1750 के बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से शुरू हुआ। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो देखो, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब उद्योग धंधे बढ़े, उसकी वजह से क्या हुआ, एक नया सोशल ग्रुप पैदा हुआ, एक नया सोशल ग्रुप का उदय हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग। अब उस ग्रुप में कौन कौन लोग थे या किस किस कैटेगरी के लोग थे? अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, अ मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle class that the ideas of the national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. तो किसके अंदर ये भावना किसके अंदर है? इट वाज द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, जिनकी वजह से नेशनल यूनिटी की एक भावना जागी और एरिस्टोक्रेसी का अंत होने की शुरुआत हुई, या उनके विचारों को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई। अब हम पढ़ेंगे आगे वाले सेगमेंट की कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का, जो कि तुम्हारे एग्जाम में भी जनरली पूछा जाता है। तो हमें सबसे पहले तो लिबरलिज्म का मतलब समझना चाहिए कि लिबरल क्या होते हैं। नेशनलिज्म हमें पता है क्या होते हैं, बट सबसे पहले लिबरल को समझते हैं। देखो, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। इसका मतलब होता है फ्री। देखो, जब लिबरलिज्म को सिंपल शब्दों में इफ़ वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तो लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। मतलब एक फ्री एटमॉस्फेयर की एडवोकेसी करते हैं लिबरलिस्ट। ठीक है, तो इतना हमें समझना है कि लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। वो व्यापार में फ्रीडम चाहिए, उनको जीने में स्वतंत्रता चाहिए। वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने, एक ऐसी सरकार हो जो लोगों के द्वारा चुनी जाए। मीन्स दे एडवोकेटेड दी डेमोक्रेसी, दे एडवोकेटेड अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय दी पब्लिक। तो ये सभी विचारधाराएं मिलकर लिबरलिज्म बनती हैं। तो अब बुक में पढ़ते क्या लिखा है। तो फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो इसका मतलब कि एक तो फ्रीडम चाहिए, दूसरा इनके लिए इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, मतलब दे वांटेड द लॉ टू बी इक्वल फॉर ऑल। पॉलिटिकली क्या हो सकता है इसका, जो पॉलिटिकली इसका जो मतलब है या जो महत्व है वो ये है, इनकी जो विचारधारा है पॉलिटिकल, वो ये है कि दे एम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब वो चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट बने, या एक ऐसी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए, या लोगों की सहमति से बने। कंसेंट मतलब अप्रूवल, सहमति से बने, लोगों के सपोर्ट से बने। उसी तरह के गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। और ये जो लिबरल क्लास है, जो लिबरलिज्म है, इस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थर्ड स्टेट के अंदर जो एजुकेटेड पीपल लोग थे, वो सारे किस विचारधारा से प्रभावित थे? लिबरलिज्म। वो एक तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी। नाउ वी वुड सी लिबरलिज्म की हमने थोड़ी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या बोला है लिबरलिस्ट्स ने। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। तो ऑटोक्रेसी क्या होती है? वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी भी एब्सोल्यूट है, मतलब जो एब्सोल्यूटिज्म है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। उसका सिनोनिम है, मतलब कि जो निरंकुश राजतंत्र है, या जो निरंकुश
कोई भी गवर्नमेंट जिस पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो वो उसका खात्मा चाहते थे। और उन्होंने क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान के इस चीज़ के ऊपर बल दिया कि तो एक तो वो ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना चाहते थे, दूसरा अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। सो दीज वर द आइडियोलॉजीज ऑफ लिबरलिज्म के। वो क्या चाहते थे कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो कि लोगों के द्वारा चुना जाए, लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा उसका ऑपरेट किया जाए। 19th century लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास हो, उसको कंपलसरी किया जाए। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है उसके अंदर इन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो यूनिवर्सल सफरेज की बात करें। मतलब दे डिड नॉट एडवोकेट द वोटिंग राइट्स फॉर ऑल। यू मस्ट रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ पे 9th क्लास में यू मस्ट हैव स्टडीड कि इन्होंने क्या किया, वोटिंग राइट्स दिया, बट दे गेव वोटिंग राइट्स ओनली टू दी प्रॉपर्टीड पीपल या ओनली टू द पीपल हु पेड टैक्सेस इन ह्यूज अमाउंट। मतलब एक 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 लिमिट तक उन्होंने इस चीज़ को सीमित रखा। प्लस इसके अंदर उन्होंने दे डिड नॉट गिव द वोटिंग राइट्स टू दी विमेन। विमेन को और पुअर फार्मर्स को, पीसेंट्स को इससे अलग रखा गया। वोटिंग राइट्स किसको दिया इन्होंने? केवल और केवल जिनके पास प्रॉपर्टी थी या जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते थे। देखो ये चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है, अपने बुक में आप लोग को ये अंडरलाइन करना है। तो यू विल रिकॉल दैट द रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage। तो खाली जब जैकोबिन का कॉल, जब जैकोबिन का टाइम आया था, जब रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट बनी थी, उसके टाइम पे सभी को वोटिंग राइट मिला था, वो केवल एक छोटे पीरियड के दौरान। अदरवाइज वुमेन को और लो क्लास या विदाउट प्रॉपर्टी या विदाउट पुअर पीपल को किसी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं था। दे डिड नॉट हैव एनी सफरेज राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि इन द इकोनॉमिक्स स्फीयर में क्या होता है। लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड में क्या समझते हैं ये देखो। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द abolition of state imposed restrictions ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ये यहाँ पे वी शुड अंडरस्टैंड कि देखो सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम, आज़ादी। तो वो लोग जैसे मार्केट की भी फ्रीडम को चाहते थे, कि वो नहीं चाहते थे कि हर जगह मार्केट में ओपन ट्रेड नहीं, वो चाहते थे कि देयर शुड बी ओपन ट्रेड, ओपन कंपटीशन। ऐसा नहीं कि आप एक जगह काम कर सकते हैं, केवल एक ही तरह का काम कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे जगह पे बिजनेस करना है तो वहाँ पे आपको अलग टैक्स पे करना पड़ेगा, या आपने माल को कहीं बेचने जाना तो उधर अलग टैक्स पे करना पड़ेगा। अपने एरिया को पार करके दूसरे एरिया में जा रहे हो तो यू हैव टू पे टैक्स। तो इस सभी चीज़ों का लिबरलिज्म में विरोध किया गया। दे स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मतलब ओपन मार्केट की उन्होंने वकालत की। एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, जितना भी स्टेट रिस्ट्रिक्शंस डालता है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जब हम गुड्स और कैपिटल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो वी हैव टू पे सेवरल टैक्सेस। सो लिबरलिज्म अपोजेस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि लिबरलिज्म का वो एक ओपन मार्केट में बिलीव करते हैं, दूसरा वो चाहते हैं कि कोई किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो गवर्नमेंट की तरफ से उनके फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों थी। देखो जो लिबरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि जब उस समय क्या था कि यूरोप छोटे छोटे कैंटन्स में बटे हुए थे, सभी कंट्रीज़ छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे। और वहाँ पे देखो, अब एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं। Let us take an example of the German-speaking regions. In the first half of 19th century, Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। तो नेपोलियन ने एक 39 स्टेट्स के पूरा जर्मन स्पीकिंग जो एरियाज थे उनका एक 39 स्टेट्स का एक पूरा कॉन्फेडरेशन बनाया।
Each of these possessed its own करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स. तो आप समझ सकते हो कि सभी 39 स्टेट्स के अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग वेट्स थे, अलग अलग मेजर्स थे. तो उसमें ट्रेड करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती रही होगी. ठीक है, अभी उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है यहाँ पे. मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स. देखो 11 कस्टम्स बैरियर्स मतलब उनको 11 हर 11 जगह उनको सामानों के टैक्स देने पड़ते थे. एंड पे कस्टम ड्यूटीज ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम. 5% पूरे 11 कस्टम्स सेंटर पे उनको बैरियर्स पे ड्यूटी पे करनी. ड्यूटी मतलब टैक्स पे करना पड़ता था. ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द weight or measures of the goods. As each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation. Plus जैसे हर रीजन का अलग अलग मेजर का पैरामीटर्स थे, तो इसमें मतलब पूरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होता था, जिससे कि ट्रेड के लिए बहुत टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती थी ये सारी. तो मेजर्स ऑफ क्लोथ्स फॉर एग्जांपल वॉज दी एल ए. इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग कि जो मेजर था वो क्लोथ्स के लिए वो क्या था, एल ए. उसको क्या बोलते थे, एल ए. विच इन ईच रीजन stood for a different length. An LA textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, and in Nuremberg 65.6 centimeters. In Freiburg it was 53.5 centimeters. So we can understand the diversity here, and it must not have been convenient for the trade people or traders to be in the trade like this. So that's why they required a uniform system. They required a nation. They required. That's why the feeling of nationalism, came because of these issues, because of these problems. The people who were involved in trade, they strongly felt that there should be a uniform system. There should be a centralized government, and the territories should be formed in such a way that these barriers could be withdrawn. So such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial class. ठीक है, हु आर्ग्यूड फॉर दी. अब देखो यहाँ से ही इस पूरी चीज़ की डिमांड बढ़ी. तो हु आर्ग्यूड फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल. सो इन अब इस चीज़ को देखो जो मैंने अंडरलाइन किया है. इन 1834 इसी तरह से इस सभी चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसको जिसको बोलते थे जोल्वरीन. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. इसको आप लोग यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक ऑल्सो. जोल्वरीन करके एक कस्टम यूनियन बना, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट वॉज फॉर्म्ड at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers. इसने सारा कस्टम बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स ख़त्म कर दिया. and reduce the number of currencies from over 30 to only 2. सारी जो करेंसी अलग अलग करेंसीज थी, जैसे इसके 39 स्टेट्स में 30 से ज़्यादा अलग अलग करेंसी को वो लोग यूज़ करते थे, उसको रिड्यूस करके उन्होंने केवल अब 2 करेंसी चलाई. सो उसके बाद क्या हुआ, द क्रिएशन ऑफ अ नेट. ये सभी रीजंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दीज वर द रीजंस टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें जोल्वरीन भी एक महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया इस दिशा में. ठीक है. द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी. रेलवे की वजह से भी मोबिलिटी को एनकरेजमेंट मिला, स्टिमुलेट हुए, वो एक जगह इकट्ठे होने लगे, या मतलब उनका एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हुआ. So they could understand the culture, and they also felt that there should be a uniform system. उसके बाद और क्या हुआ, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. अब देखो, अब a new next हम पढ़ रहे हैं a new conservatism after
1855 सॉरी 1815। अब 1815 के बाद एक न्यू कंजर्वेटिज्म का उदय हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि व्हाट डू वी रियली मीन बाय कंजर्वेटिज्म। तो सिंपल शब्दों में इफ वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियोलॉजी that does not believe in new changes, that believes that the tradition that has been being followed from past, that should be followed as it is। मतलब वो लोग ज़्यादा बदलाव के पक्षधर नहीं थे, दे डिड नॉट वांट एनी चेंज। वो चाहते थे कि जैसी परंपराएं, जैसा कल्चर, जैसी राजनीतिक प्रक्रिया पहले से फॉलो हो रही है, दे वांटेड द सेम थिंग्स टू बी फॉलोड आफ्टरवर्ड। तो ये होता है कंजर्वेटिज्म। वहाँ तुम्हारी बुक में दिया हुआ है कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Political philosophy that stressed the importance of tradition, established institution and customs। देख उसने क्या किस पे स्ट्रेस करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, मतलब जो परंपराएं चली आ रही हैं, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, एंड द कस्टम्स, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। वो क्विक चेंज को नकारते हुए कहते थे कि इनके अंदर बदलाव हो, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे हो, ग्रेजुअली हो, ना कि एकदम क्विकली सबको चेंज कर दो, सब खत्म कर दो। राइट, सो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसकी डेफिनेशन, यू शुड लुक इनटू इट। इसके बाद अब देखो 1815 के बाद क्या चेंज हुआ। मैंने आपको बताया था 1799 में फ्रांस में नेपोलियन ग्रैब्ड द पावर और उसने एक अपना ही सिस्टम चलाया, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए। लेकिन अब 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसके अंदर नेपोलियन की हार हुई और उसको किसने, कुछ कंट्रीज़ के ग्रुप में मिल के हराया था इन 1815 में, जो कि थे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन 4 कंट्रीज़ के ग्रुप थे जिन्होंने 1850 में वाटरलू में नेपोलियन को हरा के उसकी सत्ता ख़त्म की। और उसके बाद एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं वियना ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ये हमें समझना है ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी और उसके क्या क्या पॉइंट्स थे, what were the decisions taken in treaty of Vienna, that generally is asked in your examination, so you need to make a note of that as well. I have underlined that. So first of all, we should remember which 4 countries were there: Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon. They met at Vienna to draw up a settlement for Europe। तो इसको वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अध्यक्षता की थी वो किसने होस्ट किया था इसको, या किसके अंडर में ये सब चीज़ें हुई थी। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, यू नीड टू मेंशन इट इन योर नोटबुक। ड्यूक मैटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की। द द डेलीगेट्स ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इन्होंने क्या क्या चेंज किया। आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइंड इट, यू ऑल्सो गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड अंडरलाइन द थिंग्स। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, द जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। ओके, सबसे पहले क्या किया, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड। अब बर्बन डायनेस्टी जिसको कि डिपोज कर दिया गया था पहले फ्रेंच रिवोल्यूशन में। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी पावर में, द बर्बन डायनेस्टी। किंग लुई 16 बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया वहाँ पे। तो द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। ठीक है, पहला पॉइंट हमें मिलेगा, उसको रिस्टोर किया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के अंडर में जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस ने जीती थी या फ्रांस ने कब्जा किया था, जितनी भी टेरिटरीज को, उसको सबको वापस ले लिया गया। ठीक है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। अब जब आप लोग यूरोप का मैप देखेंगे, उसके अंदर आप देखिएगा कि किस तरह से कंट्रीज़ को सेटअप किया गया है। सबसे पहले बाउंड्री, ताकि उसके फ्रांस के बाउंड्री के आसपास नई कंट्रीज़ को क्यों सेटअप किया गया, ताकि फ्रेंच एक्सपेंशन को रोका जा सके फ्यूचर में, और या वो एक्सपेंड ना कर सके। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। नॉर्थ में बेल्जियम, नीदरलैंड या बेल्जियम को सेटअप किया गया।
was set up in the north, and Geneva was added to Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of नॉर्दर्न इटली. ठीक है, ये सारी चेंजेस हुई वियना कांग्रेस के दौरान. जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में 39 स्टेट्स को मिला के एक पूरा कॉन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया. और इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी. ये भी इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग को अंडरलाइन करना है और लिखना है. अब इसका जो मेन इंटेंशन था वो क्या था? द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. और इनका पूरा इंटेंशन क्या था कि जो मोनार्की सिस्टम को पूरा ख़त्म कर दिया गया था नेपोलियन के द्वारा, पूरी जो रूढ़िवादी सोच को पूरा ख़त्म कर दिया गया था, उसको दोबारा से स्थापित करना था. एक नए कंजर्वेटिव ऑर्डर में यूरोप को लेकर आना था. तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं. आगे हम लोग आगे के सेगमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली पढ़ेंगे. So इस वीडियो में इतना ही. एंड स्टूडेंट्स, वन important message that I want to give you, that is, you all know that the lockdown is going on, so I believe that you all must be following the lockdown. So it's my humble request that if it's really urgent, then only you go out and go out with all the protection, and otherwise just follow this follow the guidelines of the government, whatever is displayed, and be safe. Thank you.